नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं, आज चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। आज आपके साथ विचार विमर्श करने वाले हैं। विचार विमर्श होंगे दोस्तों। ये आरओ एआरओ का मेन टेस्ट है, मेन टेस्ट सीरीज है 2025 के लिए। ये जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 1 है जिसकी चर्चा आपके साथ होने वाली है दोस्तों। ये 2 घंटे का टेस्ट होता है जैसा आपको पता होगा, और 120 मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ ये टेस्ट लेकर आए हैं हम दोस्तों। टेस्ट टोटल नंबर 7 हैं, 7 टेस्ट हम कराएंगे आपके साथ। सो प्लीज मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम्स में जो आरओ एआरओ का मेंस है वहां देखने को मिलने वाले हैं। सो मिस बिल्कुल भी मत करना, समझना। ये टेस्ट सीरीज है मेंस के लिए दोस्तों, मेंस की टेस्ट सीरीज है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीएस वर्ल्ड के द्वारा बनाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। चलिए वापस आते हैं, अपने टॉपिक पर लौटते हैं, क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल भी जाते हैं आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चंस का लेवल भी देख सकते हो आप। पहले साइंस के क्वेश्चन है, पहले कुछ, उसके बाद फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन है कुछ, इस तरीके से है, फिर एनवायरमेंट वगैरह के हैं। चलिए फिलहाल बात करेंगे, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने भी नहीं चाहिए दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोग थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। गॉट माय पॉइंट। और आप सबके सहयोग से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1000 से अबव सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम भी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी थैंकफुल। आप सभी के आभारी हैं दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखिए हम लोगों के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके साथ जिस पर चर्चा होगी, साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन है जहां से गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में इधर, हिंदी में इधर देख सकते हैं। तो हम हिंदी में फिलहाल चर्चा करेंगे, इंग्लिश में भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम दोनों में बताएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी से कराते हैं, जिससे आपके पास समय का अभाव होने के कारण थोड़ा सा जल्दी कराएंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है, मैचिंग करना है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि विटामिन B3 क्या होता है। आई होप सो कि आपने सबने प्री में अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं क्योंकि शॉर्ट माइंड, शॉर्ट टेम्परिंग और टाइम मैनेजमेंट की कमियों से। उन सबको दूर करने के लिए ये टेस्ट सीरीज है। ऐसा कुछ नहीं कि आता नहीं है, सब कुछ आपको आता ही है जब आप मेंस में पहुंचे हुए हैं। चलिए, तो विटामिन B3 जो होता है वो क्या है। विटामिन B3 ये न्यासिन को डिकोड करता है। न्यासिन, जो न्यासिन का जो केमिकल नेम है वो है, विटामिन 3 का केमिकल नेम है वो है न्यासिन। गॉट माय पॉइंट। तो विटामिन B3 का नेम है न्यासिन। तो जहां ए पर 3 है वो एलिमिनेशन में भी ला सकते हो, वहां से ही आपका आंसर निकल आएगा। आंसर इज बी। दूसरा में लाएंगे विटामिन बी। विटामिन B5 को कहते हैं दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 दैट इज कॉल्ड पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड होती है विटामिन B9, जिसमें थोड़ा आयरन वगैरह भी होता है। और विटामिन सी यू नो वेरी वेल, सबसे इजी यही था, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। सो आंसर इज 3214 इज योर आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ेंगे, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जब कोई अम्ल यानी कि जब कोई एसिड रिएक्ट करता है, यानी कि जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। यानी कि रेफरेंस टू एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल ऑक्साइड क्या है। नंबर 1, इस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। आपने देखा होगा कि कोई भी धातु के साथ कोई भी अम्ल जब ऑक्साइड करता होगा, तो यहां जैसे आयरन के साथ एग्जांपल लेंगे तो वहां पे एक रस्ट सा जम जाता है, तो वहां पर कुछ व्हाइट व्हाइट सा देखा होगा, वो होता है लवण। और कुछ जो उस पर काई सी लग जाती है ना, वो होता है वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स। तो इस अभिक्रिया में ये पूछना है कौन सा सत्य, इस पर भी विचार करना जरूरी है। सत्य और असत्य के बारे में, सत्य और असत्य के बीच में लोग फंस जाते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है दोस्तों, बनाता है, ऑब्वियस है, बात सही है। और यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि एक न्यूट्रल रिएक्शन होती है। कह रहे हैं कौन से कथन सत्य हैं, देखो दोनों ही सही है। सो सी इज आंसर, सी इज आंसर दोस्तों। क्योंकि जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। इस अभिक्रिया में जैसे हम बात करें, अम्ल क्षारीय धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, यानी कोई एसिड जो है ना,
किसी क्षारीय धातु के साथ, जो बेस होता है, जो एल्कलाइन धातु होती है, उसके साथ अवक्रिया करके लवण, लवण हमारा यहाँ सॉल्ट को डिकोड करता है, एक तरीके से वो सॉल्ट होता है, और H2O यानी कि वाटर, सॉल्ट और H2O बनाता है, यानी कि लवण और जल बनाता है। उदाहरण मैं यहां समझा देता हूं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करेंगे, HCl लेंगे। HCl एक हमारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोराइड, उसको दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, यानी कि MgO के साथ अपक्रिया कराने के बाद आपको वहां से MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O मिलेगा। यहाँ पर MgCl2 क्या है, ये लवण है। जैसे NaCl होता है वैसा ही मैग्नीशियम क्लोराइड एक तरीके का सॉल्ट है, लवण है, और H2 आपका पानी है। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे कम है? ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहे हैं फॉलोइंग हैज द लोएस्ट डेंसिटी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी डेंसिटी लोएस्ट है? सो देखिए आप, देखो लोएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? यहाँ पर गोल्ड भी है, लिक्विड मरकरी, स्टील, डायमंड, तो देयर इज ए लॉट ऑफ मेटल्स। गॉट माय पॉइंट? तो समझिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा, सबसे कम डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल की होगी। सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल की डेंसिटी होगी दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं, समझ रहे हैं? और जो सबसे ज्यादा हार्ड होगा, सॉलिड होगा, उसकी डेंसिटी की चांस कम होंगे, ये यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा कम डेंसिटी है, लोएस्ट डेंसिटी की बात करेंगे तो दैट इज हीरा, दैट इज डायमंड। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि डायमंड की जो डेंसिटी है दैट इज 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब, घन सेंटीमीटर है। सबसे कम डेंसिटी किसकी है? डायमंड की। याद रखना, पूछा जा सकता है। इतनी डेंसिटी 3.5 और 2.5 के आसपास हमारे मेटल और कोर, जो पृथ्वी का है, उसकी भी डेंसिटी इतनी है। दूसरी बात करेंगे, उससे ज्यादा किसकी है, उसके पर चर्चा करते हैं। उससे ज्यादा जो डेंसिटी है दोस्तों वो है स्टील की। हीरा नंबर 1 पे, यानी कि सबसे कम, उससे ज्यादा स्टील की। स्टील की डेंसिटी है 7.80 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। उसके बाद है लिक्विड पारा 13.534 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो है सोने की। याद रखना, सोने की डेंसिटी सबसे ज्यादा है दोस्तों, वह 19.30 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे, सबसे कम है हीरा, फिर स्टील, द्रव, पारा, नंबर 3 पर, चौथे पर गोल्ड है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। अगर आप पहुंच रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका प्यार हमारे लिए उतना जरूरी है जितना आपके लिए ये कंटेंट है आरो के लिए। गॉट माय पॉइंट? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। लिए चलिए वापस क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है युग्म, समझ रहे हैं? देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको पतला कर। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानी में शर्करा का घुलना, पानी में अगर शर्करा का घुलना, देयर इज ए केमिकल रिएक्शन, देयर इज ए केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में मैं एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूं। फिजिकल चेंज में किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस की अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो आप उसको वापस चेंज कर सकते हो, ये है फिजिकल। यानी कि जो फिजिकल चेंज में आप किसी भी, समझ रहे आप फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पानी में शर्करा का घुलना एक रासायनिक परिवर्तन है भाई, ऐसा नहीं है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि इस प्रोसेस में एक नया पदार्थ बनता है, एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। वहीं पानी में शर्करा का घुलना, देयर इज ए भौतिक परिवर्तन, देयर इज ए फिजिकल चेंज, क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पानी में शर्करा घुल जाती है तो पानी में जैसी ही लगती है, इसलिए पहला क्या है, पानी में शर्करा का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। तो ये पहले वाला ही गलत हो गया। दूसरा, दूध का फट जाना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध का जो फटना है एक रासायनिक परिवर्तन इसलिए है, दूध के फटने पर दोस्तों जो लैक्टोज है, दूध में एक प्रकार की वो चीनी है, लैक्टोज जो होता है, एक प्रकार का शुगर है, वो एक प्रकार का ग्लूकोज है, वो लैक्टोज, वो दोस्तों लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। मेरी बात पहुंच रही है? लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, इसलिए दिस इज द केमिकल चेंज, दूध का फटना। गॉट इट? अब बात करेंगे पानी का जमना, लाइक फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्या है? देखो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, आप पानी को बर्फ बना दो, बर्फ को पानी बना दो, सेम चीज है। तो देयर इज ए फिजिकल चेंज, नॉट ए केमिकल चेंज,
क्योंकि पानी का जमना एक फिजिकल चेंजेस है। पानी अपनी केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको बदले बिना अपनी अवस्था जो है उसकी उसको लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर लेता है। गॉट माय पॉइंट? सेम कागज का फटना इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, क्योंकि कागज अपनी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। कागज फटा तो होता है ऐसे करके, उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं। तो देयर इज ए फिजिकल चेंज, नॉट ए केमिकल चेंज। सो फर्स्ट आपका क्या है इसमें, जो कि एक करेक्टली मैच नहीं है, ये केमिकल चेंज नहीं है। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर इज ए फिजिकल चेंज। गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्या है? यह है इलास्मोब्रोंचेज। इलास्मोब्रोंचेज ये एक शब्द है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गॉट माय पॉइंट? यह इलास्मोब्रोंचेज क्या है दोस्तों? ये इलास्मोब्रोंचेज मैं बता दूं एक तरीके से, ये शार्क, स्केल्स और रे मछलियों का एक सामूहिक नेम है। एक उनका क्या है, सामूहिक कलेक्टिव नेम है इनका, शार्क, स्केट्स और रे मछलियों का। और दूसरी बात, ये अपनी अत्यधिक संवेदनशीलता जो इंद्रियां हैं, यानी कि जो हाई सेंसिटिव सेंसेस हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसका कंकाल उपास्थि से बना होता है। ये इलास्मोब्रोंचेज आपको लग रहा होगा कोई इलास मतलब इस्लाम वगैरह से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। ये मछलियों से यानी कि शार्क, स्केट से मछलियों से रिलेटेड है। सो नाउ आंसर इज डी। गॉट माय पॉइंट? इनमें तैरने के लिए मूत्राशय नहीं होते और इनकी त्वचा खुरदुरी होती है, ये बात भी ध्यान रखना। समझ रहे हैं आप? तो ये मछलियों का एक समूह है, कलेक्टिव नेम है ये इलास्मोब्रोंचेज, जिसमें शार्क, स्केट्स और रे मछलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगलमैन स्केल। व्हाट इज रिंगलमैन? निम्नलिखित में से किसके घनत्व को, यानी कि रिंगलमैन से किसकी डेंसिटी मापी जाती है दोस्तों? धुआं, स्मोक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्मोक। इससे स्मोक की डेंसिटी जानी जाती है, क्योंकि रिंगलमैन स्केल डेंसिटी ऑफ स्मोक को नापता है दोस्तों। समझ रहे हैं? ये उसका एक पैमाना है। इसे 1888 में, ये महत्वपूर्ण हो ना हो, 1888 में फ्रांस का एक वैज्ञानिक के नाम था मैक्समिलियन रिंगलमैन ने डेवलप किया। गॉट माय पॉइंट? इतना महत्वपूर्ण नहीं था ये वाली बात, फिर भी मैंने बताना उचित समझा। आरओ मेंस टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 1। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नीचे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, ये पादप हार्मोन और उनकी सूची, उनके कार्य, ये उनके बारे में है। तो आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है दोस्तों। क्या है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो दीज आर द प्लांट हार्मोन। गॉट माय पॉइंट? ये सारे क्या है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन क्या करता है? देखो, ऑक्सिन को मैच करेंगे। ऑक्सिन जो है कोशिका वृद्धि यानी कि सेल की ग्रोथ करता है। तो आंसर इज 1। ऑक्सिन के आगे 1 है, जहां पर 1 है उसको रखो, बाकी के एलिमिनेट कर दो, बाकी के आप एलिमिनेट कर दो। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। दूसरा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन तने की वृद्धि करता है। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन को बढ़ाता है। और एथिलीन फलों के पकने में काम आता है। तो 1 2 3 4 इज राइट आंसर। गॉट माय पॉइंट? देखो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ऑक्सिन की बात करेंगे। ऑक्सिन जो है कोशिका जो सेल की ग्रोथ में, और जो शीर्ष है यानी उसके शीर्ष पर उसके प्रभुत्व को, कंट्रोल को नियंत्रित करता है। ये ऑक्सिन का काम है। वही जिब्रेलिन, जिब्रेलिन स्टेम की वृद्धि के साथ, तने की वृद्धि के साथ साथ बीज अंकुरण में, यानी कि जो सीड का अंकुरण होता है, सीड जब उपजता है, जमीन से बाहर आता है, उसको प्रेरित करता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन पर चर्चा करें, आंसर इसमें भी है। साइटोकाइनिन की बात करेंगे दोस्तों, तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और वृद्धावस्था में देरी करता है। यानी कि ये जो वृद्धावस्था है, बुढ़े वाली एज है, उस जीरोंटोलॉजी में देरी से करता है। उसके बाद एक और आता है एब्सेसिक एसिड। याद रखना, एब्सेसिक एसिड करके एक ए हार्मोन होता है, ये एब्सेसिक एसिड, जो प्रसुप्ति और तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। आप कहेंगे जी पेड़ों में भी ऐसा होता है, प्रसुप्ति और तनाव? ऑफ कोर्स, पेड़ भी स्ट्रेसफुल रहते हैं, जैसे कि आप रहते हैं, आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो आप भी स्ट्रेसफुल हैं, सेम पेड़ भी रहते हैं। दूसरा एथिलीन, यू नो वेरी वेल अबाउट एथिलीन, फलों को पकाने और जीर्णता को प्रभावित करने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है। सो आंसर इज बी। नॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं। यह मुख्य रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली वैसे तो एक पतली अर्धपारगम्य झिल्ली परत होती है, समझ रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि ये झिल्ली जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। दूसरा कह रहे हैं यह एक पतली अर्धपारगम्य झिल्ली परत होती है। फिर पूछ रहे हैं कि कौन सा असत्य, यानी कि नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो ए जो है इनकरेक्ट है दोस्तों, सेकंड वाला करेक्ट है,
क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक पतली अर्धपारगम्य झिल्ली परत होती है जो कोशिका के कोशिका द्रव और अन्य घटकों को घेरे रहती है। जो कोशिका है ना, जो सेल होती है, उसका जो कोशिका द्रव है, जो जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसे और उसके बहुत सारे जो घटक हैं, ऑर्गन है, उनको घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। लिपिड मतलब मैं बात कर रहा हूं फैट, लिपिड को एक तरीके से फैट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट ए फैट। तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है और लिपिड झिल्लियों की लचीलापन प्रदान करती है। जो लिपिड होता है एक तरीके का, वो एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का लिक्विड होता है, उससे वो प्रदान करती है। जबकि प्रोटीन जो है कोशिका के रासायनिक वातावरण, जो केमिकल एटमॉस्फेयर है, उसकी निगरानी का रखरखाव करती है और झिल्ली के आर पार अणुओं के स्थानांतरण में सहायता करती है। ये मेरा आंसर हो गया ए, 8 का ए दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है? सूची है पवित्र उपवन का स्थानीय नाम और सूची उसके राज्य से सुमेलित करना है। यानी कि ये सूची एक को सेकंड वाली सूची से आपको मैच करना है कि ये पवित्र उपवन कहाँ कहाँ पर है, इनके लोकल नेम है। जैसे बात करें सारा काबू, तो सारा काबू दोस्तों कर्नाटका में नहीं है, केरल में है। तो सारा काबू केरल में है, तो ए पर आ गया क्या, सेकंड। जहां सेकंड है उसको रखो, बाकी एलिमिनेट कर दो। सारा काबू ये पवित्र उपवन है केरल में। वही बात करेंगे देवरा काडू, इसके नाम से पता चला है कर्नाटका में, तो इसके बाद 2 एक आ गया। फिर है गुम्पावन, गुम्पावन कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, तो 3 आ गया, तो आंसर आ गया बी। बाकी यही चौथा वाला एलिमेंट हो गया, सी एलिमेंट हो गया। और गम खाप, गम खाप कहां गया, मणिपुर में। और एक और होता है सरना, याद रखना, सरना भी याद रखना, सरना जो है ये कहां है, झारखंड में। सरना जो पवित्र उपवन है ये झारखंड में होते हैं। सारा काबू जो पवित्र उपवन है वो केरल में हो गया, देवरा काडू कर्नाटक में, गुम्पावन कहां है, अरुणाचल में, और गम खाप मणिपुर में हो गए। सरना इज झारखंड दोस्तों, सरना इज इन झारखंड। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 पे। बेसल कन्वेंशन की बात होगी। व्हाट इज बेसल कन्वेंशन, व्हाट पॉइंट। चलिए, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि ई अपशिष्ट के दो देशों के बीच स्थानांतरण के नियमों को माध्यम से संचालित करती है। बेसल कन्वेंशन ई अपशिष्ट से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, जो ई वेस्ट है उससे रिलेटेड ये नहीं है। तो पहला मेरे हिसाब से रॉन्ग है, पहला मेरे हिसाब से रॉन्ग है। भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है, सही उत्तर सुनना, बी इज राइट आंसर, क्योंकि ऑब्वियस है भारत बेसल कन्वेंशन को सपोर्ट करता है। बात करते हैं दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड में है बेसल एक जगह। ये 22 मार्च 1989 को 22 मार्च 1989 को बेसल कन्वेंशन में, ये बेसल जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर एक क्या है, सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अंतर्गत देखा गया कि मध्य जो खतरनाक कचरा था, ये कचरे से, ई वेस्ट से नहीं, कचरे से है, चाहे वो सीवेज कचरा भी हो सकता है, कचरे के आदान प्रदान को रोकना और इसके निराकरण के प्रयास करना था। इस बेसल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये बेसल कन्वेंशन का, तो इंडिया इसमें साइन करता है, समझ रहे हैं। तो ये 1992 से लागू है, 1992 से, और ये वेस्टेज से है, ना कि ई वेस्ट से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण के क्वेश्चंस को बखूबी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलतियों के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। चलो, शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा है, ये बात भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि भाई शहरीकरण से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा है। तो दोनों ही कारण और कथन सत्य हैं और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। शहरीकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ाव हुआ है, पेड़ कटे हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा मिला है। सो ए इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। ग्लोबल लैंड आउटलुक निम्नलिखित में से कौन प्रकाशित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड आउटलुक है दोस्त, जमीनी के लिए। ये करता है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन दोस्तों, यूएनसीसीडी। ये 1994 में आया था। ये जो है एक सचिवालय के तहत ये वाली ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट को जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दिस ऑप्शंस। नंबर 1, सुनहरा लंगूर भारत से बाहर भूटान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि भारत के साथ साथ जो हिमालय के साथ में भूटान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं संगाई हिरन केवल भारत में पाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है?
देखो संगाई हिरन दोस्तों केवल मणिपुर में पाया जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया में भी है, इसलिए यहाँ ये सेकंड वाला गलत हो गया। सत्य पूछ रहे हैं तो ए वाला सत्य है, क्योंकि संगाई हिरन जो है सिर्फ इंडिया में अगर पाएगा तो मणिपुर में, मणिपुर में पाएगा, मणिपुर में। लेकिन संगाई हिरन साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ना कि सिर्फ भारत में। वही सुनहरा लंगूर जो है भारत में असम, त्रिपुरा, वहां के अतिरिक्त भारत से बाहर भूटान में भी है। सो फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग हो गया। वही मैं एक और बात करता हूँ गंगा डॉल्फिन की, जीडी। गंगा डॉल्फिन क्या है? यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी में, उसके ड्रेनेज सिस्टम में भारत, पाकिस्तान में, बांग्लादेश सहित बहुत सारी जगह गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि भैया गंगा डॉल्फिन सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, नहीं, उसके बाहर भी ये पाई जाती है। अब आते हैं इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में। क्या है इको सेंसिटिव जोन? भारत सरकार द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र हैं। गॉट इट। दूसरा, इको सेंसिटिव जोन में होने वाली गतिविधियां 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विनियमित होती है, मतलब रेगुलेट होती है। कौन सा कथन असत्य दोस्तों? असत्य पूछ रहा है, इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है। सो नीदर वन नीदर नॉट टू, ना तो एक ना ही दो। सो डी इज योर आंसर। एक बार इंग्लिश में इसको अच्छे से देख सकते हो आप। इको सेंसिटिव जोन आर एरिया नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया around a protected area that is called national park and wildlife sanctuary. So that is right. Same thing, this eco sensitive zone is regulate under the EP Act 1986. That is also right. गलत पूछ रहा है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। सो डी इज योर आंसर दोस्तों रिक्वेस्ट यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आरओ एरो मेंस टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 1 है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप तक ये पहुंचेगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, मिस करने जैसी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे लौटते हैं। हॉर्नेबल नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान करता है? आपने हॉर्नेबल एक त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, वो सुना होगा, वो होता है नागालैंड में। नागालैंड में एक त्योहार होता है जहां पर फसल कटाई के बाद नई फसल आती है, कुछ इस तरह की एक सिचुएशन अराइज होती है, तब जाके वो हॉर्नेबल फेस्टिवल होता है। और ये हॉर्नेबल एक पक्षी भी है जो नागालैंड में पाया जाता है। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि ये पत्रिका है, ये कह रहा है एक मैगजीन है, इसका जो है पब्लिक कौन करता है, इसको पब्लिसाइज कौन करता है, इसको पब्लिसाइज करने का काम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दोस्तों, BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सी इज योर आंसर दोस्तों। और ये एक गैर सरकारी संगठन है। BNHS जो है एक NGO है, जिसकी स्थापना मैं यही बता दूं 15 सितंबर, याद रखना, 1883 15 सितंबर 1883 में की गई थी दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? कब की गई थी? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 15 सितंबर 1883 में की गई। इसका मुख्यालय बम्बई में, बम्बई के हार्नवल हाउस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 1956 के भाग 3 के तहत स्थापित मध्य क्षेत्रीय परिषद में से कौन सा राज्य शामिल है? टॉकिंग अबाउट सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात हो रही है। सेंट्रल जोनल काउंसिल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है किसमें है? मध्य क्षेत्रीय परिषद में दोस्तों। देखो, नेहरू जी का एक दृष्टिकोण था, फोरसाइट बहुत लंबी थी, उन्होंने जाना कि भैया इसका आंसर डी है, याद रखना, कि 1956 के तहत भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद उन्होंने, जो जोनल काउंसिल थी, यहां लिख देता हूं, स्थापित की। पहली वाली थी नॉर्थ, मैं बता देता हूं, नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी वाली। अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से थे ये देख लो। हरियाणा, लिख लो, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया उसके बाद पड़ोसी, जम्मू कश्मीर हो गया उसका पड़ोसी, पंजाब उसका पड़ोसी, फिर हरियाणा का पड़ोसी राजस्थान हो गया, और NCR आपका दिल्ली वाला क्षेत्र, और वहीं यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को भी नॉर्थ वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद में, नॉर्थ जोनल काउंसिल में ऐड कर लिया। चलिए अब बात करेंगे मध्य, मध्य मतलब सेंट्रल वाली, जो अभी हम बात करते हैं, सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करेंगे। सेंट्रल जोनल काउंसिल में छत्तीसगढ़ को रखा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और MP और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनको मध्य यानी कि सेंट्रल जोनल काउंसिल में रखा। सो आंसर इज डी। ये तीनों किसमें थे? अभी बात की हमने उत्तर क्षेत्रीय परिषद में, नॉर्थ जोनल काउंसिल में। सो डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टॉकिंग अबाउट उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट साहब को लेकर वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में बताना है। क्या है? पहले कौन सा कथन सत्य है, ये भी बात सत्य है।
चलो, आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, 5 वर्ष तो होता ही है। दूसरा, आर्टिकल 68(2) के अनुसार जो पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर 6 माह 6 मंथ के अंदर ही चुनाव कराना अनिवार्य है। इसमें भी कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो तीसरा है आर्टिकल 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता, दैट इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत होगा दोस्तों। ये बात भी सत्य है, इसमें कोई संदेह दोस्तों नहीं, तीनों में तो कोई संदेह नहीं लग रहा, लेकिन एक संदेह है। देखो, पहला वाला सही है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है आर्टिकल 67 की अकॉर्डिंग, बट सेकंड वाला रॉन्ग है। सेकंड क्यों रॉन्ग है दोस्तों? आर्टिकल 62 के तहत 68(2) के तहत जो पद रिक्त होने पर जल्द से जल्द, ना कि 6 महीना में, मतलब आप 6 महीने तो मैक्सिमम है, वैसे जल्द से जल्द चुनाव कराना अनिवार्य है, 6 माह के अंदर ही नहीं, जल्दी से कराना अनिवार्य है। सो सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज ऑल्सो राइट, सो 1 and 3 इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, इसमें जो एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। समझ रहे हैं? दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो एमएलए हैं विधानसभा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इसकी चर्चा हो रही है। प्राक्कलन समिति 30 मेंबर्स, लोक लेखा समिति 22 मेंबर्स, विभागीय समिति 24 मेंबर्स। कह रहे हैं कौन सा सही है, तो तीनों सही है। डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। क्यों? देखो, जो एस्टिमेट कमेटी है वो लोकसभा से ही 30 मेंबर्स रखती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 20 मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन आया था इसमें 15 मेंबर लोकसभा, 7 मेंबर्स कम्स फ्रॉम राज्यसभा, और जो डिपार्टमेंटल कमेटियां होती हैं वो 24 मेंबर्स रखती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर, या इट डिपेंड्स ऑन दैट कि किस डिपार्टमेंट में, तो वो 24 मेंबर्स होते हैं। तीनों के सही मिलाने, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, क्या है? छठी अनुसूची की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट 6th शेड्यूल। कौन सा सही है, कौन से राज्य शामिल है 6th शेड्यूल में? देखो, एक बहुत सी एक ट्रिक है 6th शेड्यूल को लेकर, AM-TM। लेकिन AM-TM में मामला यह है कि मणिपुर है, मिजोरम है या मेघालय है। 3 M है, लेकिन यह याद रखना, A से असम है, M से मेघालय है, T से त्रिपुरा, लेकिन उसके नीचे जो बराबर में है वो मिजोरम है। जेड वाला, ना वाला नहीं है, मणिपुर नहीं है, लास्ट वाला जेड वाला मिजोरम। सो नाउ आंसर इज असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। आंसर इज बी, क्योंकि इसमें मणिपुर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो कि नहीं है दोस्तों। सो असम, मिजोरम, त्रिपुरा 134 इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। देखिए दोस्तों, आरओ मेंस टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 1 है, जो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं पॉइंट, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, थोड़ा सा प्यार दिखाने की जरूरत है, जो आप दिखा भी रहे हैं, और थोड़ा सा ज्यादा दिखाइए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के संदर्भ में विचार करना है। यह पंजाब में आपातकाल लगने से संबंधित था और प्रस्ताव वर्ष 1973 में पारित किया गया। कौन सा कथन सत्य है? देखो, केवल बी, पहला वाला गलत है, सेकंड सही है कि प्रस्ताव वर्ष 1973 में प्रस्तावित यानी कि पारित किया गया था। देखो, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है 1973 में आनंदपुर साहिब में पारित किया गया दोस्तों। इस प्रस्ताव में पंजाब को एक स्वायत्त राज्य, यहाँ आपातकाल से नहीं है, पंजाब को इस प्रस्ताव में, आनंदपुर साहिब वाले प्रस्ताव में एक स्वायत्त राज्य, ऑटोनोमस स्टेट के रूप में स्वीकारने तथा केंद्र को विदेश मामलों, मुद्रा रक्षा और संचार सहित केवल 5 दायित्व देने का बात कही गई थी। बाकी का अधिकार राज्य खुद रखना चाहता था, उससे रिलेटेड है, इमरजेंसी से नहीं है। सो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। भारत में वित्तीय आपातकाल, टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक अभी भी नहीं लगी है। विचार करना है कौन सा कथन सत्य है, इस पर भी विचार करना है। इसके लिए संविधान के तहत कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, यह संसद की पुनः मंजूरी के बिना राष्ट्रपति द्वारा रद्द किए जाने तक संचालन में रहता है दोस्तों। जिसमें कह रहे हैं कौन सा सही है, बोथ आर राइट। एक और इंग्लिश में पढ़ लो कि भाई जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट्स कम नो मैक्सिमम पीरियड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या, इट रिमेन्स इन ऑपरेशन अंटिल रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट फ्रेश अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब प्रेसिडेंट साहब भी इसको रिवोक कर सकते हैं, ये मामला कहने की बात है। करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है दोस्तों। आर्टिकल 360 में देखो, सुना नहीं है बिल्कुल भी, जागते रहो। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की गई है।
एक बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा को पार्लियामेंट के दोनों सदनों, सदन दो है लोकसभा राज्यसभा, उनके द्वारा दोस्तों पारित कर दिया, अनुमोदित किया गया, तो यह संसद की पुनः मंजूरी के बिना राष्ट्रपति इसको रिवोक कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, रद्द किए जाने तक संचालन में रहती है और संविधान के तहत कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। यही सब हम बता चुके हैं, वही हम फिर से बता रहे हैं। 22 पे आते हैं। क्या है 22? चलो, आर्टिकल 25 के तहत की गई व्याख्याओं के संदर्भ में विचार करना है। क्या है? हिंदुओं से तात्पर्य है सिख, बुद्ध और जैन तीनों से है। बिल्कुल सही है। कृपाण धारण करना धार्मिक कृत्य ही माना जाता है। कौन से कथन सत्य हैं? बोथ आर राइट, सी इज राइट आंसर। समझ रहे आप? देखो आर्टिकल 25 कहता है कि भाई लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ठीक है, तथा इस भाग के अन्य उपबंधों को अधीन रखते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, अबाध का मतलब है कोई भी वाद विवाद नहीं करेगा कौन सा धर्म हम मानने वाले हैं, उसके आचरण करने की, उसको प्रोपोगेट यानी कि प्रचार करने का समान हक है। समझ रहे हैं आप? दूसरा, हिंदुओं के पद निर्देशित किया गया कि भाई जैन है, बुद्ध है, सिख है, ये हिंदुओं के पद इसी अर्थ में लगाए जाएंगे। और कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा गया। सो बोथ आर राइट। समझ रहे आप? क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएंगे। यहाँ के महाराजा बोधचंद ने भारत के साथ विलय हेतु सहमति पत्र पर साइन किए और 1948 में इस राज्य में चुनाव के माध्यम से संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। यह चुनाव पहला था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस राज्य का है? यह दोस्तों मणिपुर का। ये मणिपुर का विवरण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 1948 की कहानी है। आर्टिकल 24 पे आते हैं। क्या है 24? समझिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य, क्या कहता है कि भाई आर्टिकल 51 डीपीएसपी के अंडर है। और क्या कहता है ये कहता है भाई, समझ रहे हैं आप क्या कहता है इसके बारे में? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा? नहीं। ये पूछना सही कौन सा है? हाँ भाई ये करेगा। आर्टिकल 51 में तो दे रखा है ना ये, अंतरराष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति यानी कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल 51 है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रयास करेगा। ये भी सही है। ट्राई टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। तीसरा क्या है? राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। ये भी सही है। तो डी इज योर आंसर। डी इज योर आंसर दोस्तों। डीपीएसपी की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रयास करेगा, राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में इंटरनेशनल लॉ और संधि, ये सब पूरा काम करेगा। ये जो इंटरनेशनली रिलेटेड है, आर्टिकल 51 है डीपीएसपी का। सो डी इज योर आंसर। कम टू द 25। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा मूल अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? देखो आर्टिकल, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो नागरिकों और विदेशों दोनों को प्राप्त हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 है, 15 है। समझ रहे हैं? ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये याद रखो पहले। जो आर्टिकल सिर्फ नागरिकों को है वो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये सिर्फ ओनली सिटीजन्स को प्राप्त हैं। बाकी के जितने भी आर्टिकल हैं वो नागरिकों के साथ साथ किसको? विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो आप देख लो यहाँ पर 15, 16, 19, 29, 30। तो आर्टिकल 25 जो सी इज योर आंसर, जो सबको प्राप्त है दोस्तों, सबको प्राप्त है। ठीक है, यानी कि सबको इन द सेंस विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, 26 पे जब मारेंगे डायरेक्ट। अब नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। चलो 26 क्या है? संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज ऑफ द हाई कोर्ट, उनकी नियुक्ति यानी कि उनका अपॉइंटमेंट, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य बड़ा खेल कर रहा है आजकल। बहुत सारे लोगों ने यूपी बीसीएस प्रीलिम्स में इस असत्य को लेकर खेला कर दिया। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। फॉल्स पूछ रहे हैं क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो। ये भी सही बात हो सकती है। सही हो सकती है? नहीं, असत्य पूछ रहे हैं ये, असत्य। तीसरा है न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। डी पूछ रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहे हैं कौन सा सही है दोस्तों? पहले मैं बता दूं, संविधान के अनुसार
उच्च न्यायालय के जो जज है उनकी नियुक्ति के लिए 2 ही शर्तें हैं दोस्तों, तीसरी कोई शर्त है नहीं। ये जज जो 35 वर्ष है ना, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में लागू होती है। आप यहाँ कंफ्यूज आ गए तो आंसर वैसे सी हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन कन्फ्यूजा मतलब कंफ्यूजन में आ गए, समझ रहे हैं, ये नया वर्ड है। चलो दोनों सही है। भारत का नागरिक हो, 2 शर्तें चाहिए। नंबर 1 भारत का नागरिक हो, दूसरा भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर मिनिमम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर, किसी जुडिशरी की पोस्ट पर रह चुका हो, अथवा किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक, 10 वर्षों तक एडवोकेट अधिवक्ता रह चुके हों। समझ रहे आप? इसमें न्यूनतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है, इसलिए सी आंसर इज क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट है 27 क्या है, निम्नलिखित में से किसको मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है? वेरी वेरी गुड न्यूज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ के अहम निर्णय के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द रोस्टर बताया जाता है। 28 पे आ जाओ। विचार करना है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां कौन सी हैं, यानी कि उनकी डिस्क्रिप्शन, उसके अपने मन की शक्तियां कौन सी हैं विवेक के हिसाब से। पहला देखते हैं, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं वो, ये उनके विवेक में है। राज्य के प्रशासनिक और विधायी विषयों के बारे में सूचना प्राप्त करना, ये भी उनका काम है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, आर्टिकल 200, ये भी उनके काम में है। सो डी इज योर आंसर, डी इज योर आंसर। समझ रहे आप? तो विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल साहब जो पार्टी जिसके पास ज्यादा बहुमत है, फ्लोर पर जिसके पास ज्यादा एमएलए हैं, उसको आमंत्रित कर सकते हैं। ये उनका अपना खुद का विवेकीय अधिकार है। राष्ट्रपति के समक्ष वो विधेयक को रख सकते हैं। और राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जैसे मणिपुर में लगा हुआ है, सिफारिश कर सकते हैं। और राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल ना होने की स्थिति में भी वो पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकते हैं, ये भी मामला है। और मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित डिजोल्यूशन करने का मामला भी गवर्नर के पास देखा गया है। समझ रहे हैं आप? समझ गए होंगे, समझदार हैं। चलो 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से वायु, सतह मतलब सरफेस यानी कि आप जमीन पे, उससे वायु मतलब एयर, सरफेस टू एयर में मार करने वाली प्रमुख मिसाइल कौन सी है? टी फोर त्रिशूल, 1 फोर आकाश, सी फोर प्रलय। देखो मैं बता दूं, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलों में आकाश, त्रिशूल और बराक 8। और ये पूछ रहे हैं कौन सी नहीं है, नहीं में नहीं फंसना है। तो प्रलय नहीं है, बाकी आकाश है, त्रिशूल है, बराक 8 है। बराक 8 को हमने इजराइल के साथ कंबाइंडली लिया हुआ है। भारत में कई सतह से सतह, जो सरफेस से सरफेस है, उनकी भी बता देता हूँ। सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है अग्नि 5 देखी होगी आपने, ब्रह्मास्त्र, जिस तरीके से हमारा ब्रह्मास्त्र है ये। दूसरा पृथ्वी है, और ब्रह्मोस जिसने पूरा पाकिस्तान ब्रह्मोस कर दिया था। और प्रलय, ये प्रलय दोस्तों जो है, ये मिसाइल जो है हमारी कैसी है, ये सरफेस टू सरफेस है, यानी कि आकाश कैसी है, सरफेस टू एयर। तो अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, ब्रह्मोस और प्रलय ये कैसी है, सरफेस टू सरफेस। कंफ्यूज नहीं होना है। गॉट माय पॉइंट? समझ रहे हैं? ये दोस्तों मेंस का टेस्ट सीरीज है। लाइक, क्लियर, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। टेस्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंदी है इसलिए दे रखे हैं ऐसे करके, इनको मैचिंग में लाना है। चलो क्या है, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय है और जीव भी है, विज्ञान भी है और केंद्र है। ये है बेंगलुरु में। कहां है दोस्तों? थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, बेंगलुरु में, सही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये है मुंबई में। वाह। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है दुर्गापुर में। ये कहां है? वेस्ट बंगाल में। देहरादून में क्या है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में, ये देहरादून में। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 31 पे आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर, वाह कमाल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ के किस रडार ने बिना किसी विदेशी तकनीक के सटीक तोपखानों की ट्रैकिंग को आसान बना दिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
दिस इज रिलेटेड टू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। यह स्वाति, स्वाति बहुत अच्छा नाम है, सी इज राइट आंसर। ऑपरेशन सिंदूर में स्वाति रडार जैसी स्वदेशी प्रणालियां, इंडिजीनियस, स्वदेशी मतलब हमारे अपने देश में बनी हुई, हमने खुद बनाई है ये इन प्रणालियों का इस्तेमाल किया है, जिससे विदेशी रक्षा जो आयात है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं, रसिया, अमेरिका, फ्रांस, ये हमें बेचने के लिए आते हैं अपने बकवास हथियार, उनसे हमें बचा मिला, उस पर निर्भरता, डिपेंडेंसी कम हो रही है। तो स्वाति रडार ने बिना किसी विदेशी टेक्नोलॉजी के सटीक तोपखाने ट्रैक कर दिए, और बाकी के मैं आगे नहीं बोलूंगा, समझ गए होंगे आप। 32 पे आ जाओ। रेडियो एक्टिव पदार्थ और उनके परमाणु क्रमांक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो, रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है जिनसे आप हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, जो बम की बात होती है वो यही सब बनाते हैं, पोलोनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सभी बनाते हैं। तो इसमें यह कहना है कि भाई उन परमाणु क्रमांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? ये भाई पोलोनियम का 94 नहीं होता है, ये परमाणु क्रमांक पूछ रहे हैं। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में कहते हैं भैया क्या? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यहां पर गलत है, ठीक है। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, दैट इज राइट। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 84, ना कि 94। वहीं प्लूटोनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 94 है। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने दूर किया। तो सी इज योर राइट आंसर। जो थोरियम है उसका है क्या है? 90 जो एटॉमिक नंबर है, और पोलोनियम का है 84, ठीक है, और प्लूटोनियम का है 94। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 33। अहम ब्रह्मास्मि यह महाकाव्य किस उपनिषद में मिलता है? अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्मा हूं, या मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्मा है, इस बात से है। तो ये दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि मिलता है। ए, यह अद्वैत वेदांत दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, किसका? अद्वैत। और यह यजुर्वेद के अंतर्गत, जो 4 वेद हैं यजुर्वेद, जिसके अंतर्गत आने वाला बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें मिलता है यजुर्वेद। दोस्तों समझ गए होंगे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, उसमें से है तीसरा वेद, उसका है ये बृहदारण्यक उपनिषद। सो एज योर आंसर। अब हम हिस्ट्री पे आ गए, हिस्ट्री को खंगालेंगे आज। आंसर इज ए, एम ब्रह्मास्मि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य और असत्य के बीच में नहीं फंसना है दोस्तों, या तो सत्य की तरफ रहेंगे या फिर असत्य की तरफ रहेंगे। चलो क्या है हम्पी के बारे में देखते हैं। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, 100% सही है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यह भी 100% सही हो सकता है। तीसरा, यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी शहर था, यह भी सत्य है। तो करें कौन सा सत्य है? असत्य है? सारे ही सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। सो डी इज योर आंसर। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ भारत के कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में हम्पी स्थित जो सबसे बड़ा स्थल है, आधुनिक युग के स्मारकों में एक माना जाता है। और यह दोस्तों विजयनगर जो साम्राज्य था उसके खंडरों, अब खंडर हो गए यार, उसका एक हिस्सा है, हम्पी के नाम से जाना जाता है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह है, समझ गए होंगे। तो दोस्तों आरओ की टेस्ट सीरीज है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी चाहिए। टेस्ट नंबर 1 है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सूरदास, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? किस मुगल शासक के कंटेम्परेरी थे? बहुत वेरी इंपोर्टेंट, अकबर। अकबर से इनको बहुत मोहब्बत थी सूरदास को, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसी वैली मतलब पता नहीं ऐसी लग रहा था मुझे। तो सूरदास एक महान कवि और गायक थे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। हर हर कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। उनका जन्म 1478 में हुआ, याद रखना, जन्म 1478 में, और 1583 में ब्रज भूमि में उनकी मृत्यु हो गई, ब्रज में। वाह वाह। वह अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा और मथुरा जैसी जगहों पर रहे। कहां पर? आगरा मथुरा में। और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सूर सागर रत्नावली, ये भी इनके प्रसिद्ध रचनाओं की श्रृंखलाओं में से एक है दोस्तों। आंसर इज अकबर, क्योंकि जब उस समय 1583 का दौर था, 1565 का दौर था, उस समय अकबर शासन कर रहे थे। चलो क्वेश्चन नंबर 36। औरंगजेब के संदर्भ में विचार करना है। औरंगजेब, इनकी जेबें बहुत थी शायद इसलिए औरंगजेब थे। चलो इनके संदर्भ में विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब ने शाही दरबार में गायन और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, बात सत्य है। औरंगजेब बीड़ा बजाने में निपुण था, बात 100% सत्य है।
पूछ रहे हैं असत्य कौन सा है, नीदर वन नॉर टू, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही बात सत्य है, असत्यता का कोई प्रमाण ही नहीं है। समझ रहे आप। औरंगजेब ने वाद्य यंत्रों के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, बट वो स्वयं बीड़ा बजाने में निपुण था। ठीक है। उसके शासनकाल में शास्त्रीय भारतीय संगीत जो था उस पर फारसी भाषा में, ये याद रखना, हाँ फारसी भाषा में, मुगलों की भाषा भी ये फारसी थी, फारसी भाषा में कई पुस्तकें लिखी गई, इस बात की सत्यता है। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? कुषाण शासक को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाण शासकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, पश्चिम भारत में, वेस्ट इंडिया में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। कौन सा कथन सत्य है? सेकंड वाला, पहला वाला गलत है दोस्तों, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों को नहीं दोस्तों, शकों को, इनको शाकाहारी इनकी एक उपाधि है, शाकाहारी, क्योंकि शकों को पराजित करना इनको माना था कि इन्होंने शकों को द्वंद्व कर दिया, यानी कि शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को, याद रखना, शक राजा थे रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इससे पश्चिमी भारत में, वेस्ट इंडिया में शक क्षत्रप शासन का अंत हो गया और गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी मालवा में जो मध्य प्रदेश का इलाका है उसमें गुप्त साम्राज्य शामिल हो गया दोस्तों। समझ रहे आप, ये पूरी कहानी थी। से क्वेश्चन नंबर 38 पे, किस देश की खोन रामलीला, बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, खोन रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। दिस इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ यूनेस्को व्हिच इज थाईलैंड। तो खोन रामलीला थाईलैंड की प्रसिद्ध रामलीला है, जहां यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया। सो आंसर इज सी, 39 पे आएंगे। चोल कालीन मंदिरों के संदर्भ में कौन सा कथन है, उस पर विचार करना है। चलो, यह मंदिर, चोल की बात हो रही है, द्रविड़ स्थापत्य के चरम स्तर को दर्शाते हैं? नहीं भैया, ये ऑब्वियस है, दर्शाते हैं। द्रविड़ जो है, क्योंकि चोलों ने ना इतना ज्यादा द्रविड़ शैली को मतलब फैलाया, इतने ज्यादा मंदिर और मस्जिद बनवाई इन्होंने, बहुत ज्यादा काम किया चोलों ने, तो यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य के चरम स्तर को दर्शाते हैं। इनमें शिखर स्तंभ अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, किंतु गोपुरम पर अत्यधिक अलंकरण होता है, बहुत ही सुंदर बनाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड होते हैं। तीसरा है, गंगेकोंड चोलपुरम में निर्मित गंगेकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है, सत्य कौन सा है? तो देखो, एक और दो सत्य है, तीसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, एक और दो सत्य है, क्योंकि दोस्तों चोलों के मंदिर द्रविड़ स्थापत्य के चरम स्तर को दर्शाते हैं। ये बात याद रखना, चोलों ने अपने मंदिरों को खतरनाक डेकोरेट किया, उनकी विशेषता थी विमान और प्रांगण में दिखलाई पड़ती है। शिखर स्तंभ उनके बाकी में छोटे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने गोपुरम को, जो गोपुरम थे उनको बहुत ही ज्यादा डेकोरेट किया। प्रारंभिक चोल मंदिर साधारण योजना की कृतियां हैं, लेकिन साम्राज्य की शक्ति और साधनों की वृद्धि के साथ साथ मंदिरों के आकार जैसे जैसे समृद्ध होंगे वैसे आपके आकार, आपकी चीजें, आपकी सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। इन मंदिरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कौन सा? राज प्रथम का तंजौर में निर्मित राजराजेश्वर मंदिर। दोस्तों याद रखना, मैं थोड़ा मिटा देता हूं, आंसर तो आपका ए है, राज प्रथम के द्वारा बनाया गया तंजौर में निर्मित, तंजौर चोलों की राजधानी था, तंजौर में निर्मित राजराजेश्वर मंदिर। बट राजेंद्र प्रथम ने ये गंगेकोंड चोलेश्वर मंदिर जो है, ये गंगेकोंड चोलपुर में निर्मित गंगेकोंड चोलेश्वर मंदिर की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। इस बात को भूलना मत आप। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे दोस्तों। बाघ गुफाएं किस जिले में अवस्थित हैं? बाघ की गुफाएं धार मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत, विंध्य कहां है? विंध्य, नर्मदा, तापी, सतपुड़ा, तो विंध्य पर्वत से 97 किलोमीटर, 97 किलोमीटर के दक्षिण में, इधर साउथ में स्थित हैं। यह इंदौर और बड़ौदरा, इनके बीच में बागनी नदी के किनारे, बिल्कुल मत भूलना, कहां पर है ये? धार में बागनी नदी, बागनी नदी के किनारे
स्थित हैं। ये गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की याद दिलाती हैं। अच्छा, इन गुफाओं में बुद्धा, बोधिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राज दरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला, बौद्ध मठ, मंदिर देखे जा रहे हैं आदि का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। अंकटाड, अरे भैया लिख लो, अंकटाड यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंकटाड का है जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बहुत ही प्यारा कंट्री है, मैं कभी गया नहीं। लेकिन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना मैं जरूर बताऊंगा 1964 में, याद रखना। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में समाचारों में रहा उत्तराधिकार कर, वेरी इंपोर्टेंट है। उत्तराधिकार कर निम्नलिखित में से किस देश में लगाया जाता है? जस्ट टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स किस देश में लगाया जाता है दोस्तों? भाई दक्षिण कोरिया में लगाया था, अफ्रीका और इक्वाडोर, तीनों में। 1 2 3 राइट आंसर। इस क्वेश्चन को याद रखना। अधिकांश यूरोपीय एंड अमेरिकी कंट्री ये उत्तराधिकार टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाते हैं। यूरोप में उत्तराधिकार में मिली संपत्तियों पर कर लगाने वाले देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा है फ्रांस में। इंडिया में सोचना ही मत। फ्रांस में कितना? 60%, जर्मनी में 50%, यूके में 40%, स्पेन में 33%, जापान में 55%, कोरिया में 50%, इस तरीके से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। 43 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है मेरे भाइयों? हाल ही में प्रोजेक्ट नेक्सिस में भारत शामिल हो गया है। ये किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट नेक्सिस ये तत्काल सीमा पार भुगतान से, समझ रहे आप? आरबीआई का है ये दोस्तों, याद रखना। प्रोजेक्ट नेक्सिस वेरी इंपोर्टेंट। आरबीआई का प्रोजेक्ट नेक्सिस में शामिल हो गया आरबीआई हमारा, जो एक बहुपक्षीय यानी कि बहुपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य एफपीएस, व्हाट इज एफपीएस? एफपीएस यानी कि त्वरित भुगतान प्रणालियां, समझ रहे आप? पेमेंट सिस्टम है ये जिसके आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को लागू किया गया है। ठीक है, तत्काल सीमा पार भुगतान, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे। बैंकों के लिए बेसल फर्स्ट मानक कब लागू किए गए? ये 1988 में, वेरी इंपोर्टेंट, आपने पता होगा। बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पेश किया गया था। ये जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया था? वेरी टफ क्वेश्चन इज द सीरीज। जीएसटी दिवस 1 जुलाई, और कब से? 2016 से। पहली बार 2017 में मनाया गया, एक्चुअल में 2016 में जीएसटी आया। 46 पे बात करेंगे। रेड क्लिफ रेखा के संदर्भ में दोस्तों क्या है? इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा था। रेड क्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था। गॉट माय पॉइंट? कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है? केवल 2, बी वाला सत्य है, पहला गलत है दोस्तों। आप पढ़ सकते हो, पहला वाला गलत है, बिल्कुल निहायत ही गलत है। इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। चलो, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल कब हुई? तो स्लो डाउन 1946 के आसपास हुई दोस्तों। 18 फरवरी 1946 की तारीख थी। 1100 भारतीय नाविक HMIS तलवार, ये मैं न्यूज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी अच्छी है। HMIS तलवार के जहाजियों और रॉयल इंडियन नेवी RIN ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी, हंगर स्ट्राइक, जो कि नौसेना में भारतीयों की स्थिति और उनके साथ व्यवहार से प्रभावित थी। इस हड़ताल को एक स्लो डाउन हड़ताल भी कहा गया। कब हुई? 18 फरवरी 1946 में। समझ गए होंगे? नेक्स्ट बात करेंगे। जिन्ना पे करेंगे आज थोड़ा सा चर्चा। मिस्टर जिन्ना, थोड़ा समझदार होना था। जिन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन्ना एकमात्र नेता थे जो पहले कांग्रेस के बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। दूसरा, जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का उन्होंने तीव्र विरोध किया और कांग्रेस से वे अलग गए। कथन सत्य पूछ रहे हैं। सेकंड सही है दोस्तों, पहला वाकई में ही गलत है। देखो मामला यह था, कहानी से बताता हूं। 1910 में बंबई के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए जिन्ना जी। फिर आई 1913 की बारी। 1913 में मुस्लिम लीग में हो गए शामिल। फिर 1916 में ये मुस्लिम लीग के बन गए
अध्यक्ष। इसी के हिसाब से उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, संयुक्त कांग्रेस लीग योजना पेश की, और वो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे दोस्तों। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया। इसी पृष्ठ पर कांग्रेस से वे अलग हो गए, क्योंकि वो क्या है, अपना भला करने के चक्कर में थे। तो कांग्रेस के साथ कहते हैं कि भैया असहयोग मत रहो, सहयोग करते रहो। व्हाट माय पॉइंट? साइमन गो बैक का नारा किसने गढ़ा था? ये था मेहर अली। इंपोर्टेंट नेम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजिए आंसर। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा एक समाजवादी सोशलिस्ट धारा थी, विचारधारा, और एक ट्रेड यूनियनवादी नेता थे, नाम था यूसुफ मेहर अली, उनके द्वारा गढ़ा गया था। अगर कहीं नाम मेहर अली के बाद और कोई नाम आता है तो ये नाम यूसुफ मेहर अली जेहन में याद रखा जाएगा। उन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में काम किया था, क्योंकि वो मुंबई के मेयर भी रहते, ये मेहर अली। उन्होंने भारत छोड़ो का नारा भी गढ़ा था। साइमन गो बैक एंड क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा था भारत छोड़ो, ये भी नारा मेहर अली ने दिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने। आजाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया। कौन सा कथन सत्य है? डी, नॉर नीदर वन नॉर टू। कहानी 21 अक्टूबर 1943 की है। डेट याद रखना, 21 अक्टूबर 1943 1943 की सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अनंतिम सरकार की गठन की घोषणा कर दी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, स्वयं राज्य के प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे, और स्वयं ही वो युद्ध मंत्री थे। उन्होंने कहा जी मैं ही हूं सब कुछ, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब ऐसा नहीं बोला, मैं तो ऐसे ले रहा हूं। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन आजाद हिंद सरकार के बनने से पूर्व 1942 में, कब? 1942 में। कहां पर? टोक्यो। 28 से 30 मार्च 1942 में टोक्यो में रह रहे भारतीय रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन कर विचार किया, एक सम्मेलन बुलाया। वह कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल, इनके सहयोग से उन्होंने आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। और आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के जेहन में आया। सो आंसर इज बी। इतनी कहानी बता रहा हूं, लाइक शेयर सबको सब्सक्राइब कर दो भैया। चलो 51 पे आते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन है, उसके अध्यक्ष कौन कौन से? देखो, 55वां कांग्रेस अध्यक्ष रहे 1946 में जेबी कृपलानी जी, करीब करीब 4 से 5 साल रहे। ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी जी। कांग्रेस का 56वां अधिवेशन हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी रहे। कहां पर? दिल्ली में हुआ, याद रखना। 57वां अधिवेशन हुआ 1948 में, इस ये कहां हुआ? जयपुर में। और इसमें पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुआ था ये। लेकिन पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है? सारी सही है। 57वां कांग्रेस अधिवेशन 1948 में जयपुर में पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो यहां जवाहरलाल नेहरू कैसे हैं? तो गलत पूछ रहा है। सही सुमेलित तो सिर्फ एक और दो है, क्रॉस चेक करते हैं इसको एक बार। तो ऑप्शन देखो, ये तीसरा वाला गलत है, यहाँ पट्टाभी सिद्धारमैया थे, तो आंसर 1 और 2 होना चाहिए दोस्तों इसमें। ठीक है, आंसर इज 1 और 2। चलो क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्या है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती? लॉर्ड चैम्सफोर्ड कब आया? 1916 से 21 के काल में आया। तो देख सकते हो कौन कौन सी घटना हुई। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डी इज योर आंसर। अब मैं बता देता हूँ, 1916 से 21 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ बताइए? प्रथम विश्व युद्ध उसी समय छिड़ गया था 18 में, और 1919 में आया रोलर एक्ट, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। डेट याद रखना। सो तीनों इवेंट हुए। क्वेश्चन नंबर 53 पे आओ। हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 एनएसपी, दिस नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 की बात हो रही है। क्या है? इसकी बात करेंगे। मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2011 को स्थान लेगी, यानी कि 2025 की जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो 2011 को रिप्लेस करेगी। बात सही है, याद रखना 2001। इसमें भारत को 2036 तक ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को आयोजक बनाने का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। कौन सा कथन सही है? दोनों सही है। 2036 में इंडिया में चांस है कि ओलंपिक इंडिया में किया जाए। ये सब रणनीति को देखकर ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है।
54 पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने रेलवे का एक सुपर ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है क्या, रेल वन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको रेल वन कहते हैं, RAILONE1, ठीक है। यहाँ पर बुकिंग करना, रियल टाइम ट्रैकिंग, खाने का ऑर्डर, पैसेंजर नाम रिकॉर्ड, PNR वगैरह, ये सब आप पता कर सकते हो। 55, हाल ही में किस देश ने तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र में से ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? आप करेंगे स्पीड क्यों बढ़ा दी, स्पीड इसलिए बढ़ा दी, बहुत 55 क्वेश्चन में 1 घंटा हो गया भाई, समझ रहे हैं। तो हाल ही में किस देश ने तानेगाशिमा, नाम से पता चलता है जापान, क्योंकि नाम ही जैपनीज है, इससे भी आप कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो जापान इज आंसर, जहां ग्रीन हाउस गैस और जो वाटर साइकिल है उसके बारे में पता चला है। 56 पे आते हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया एक्सियम 4, इसको ISS तक पहुंचने में 28 घंटे क्यों लगे, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्यों लगे। 56 की बात कर रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन सही हैं इसलिए सारे पढ़ लो। चलो मैं पढ़ देता हूँ। कैप्सूल और ISS में पथ की भिन्नता होने के कारण टाइम लगा, कैप्सूल और ISS में वेग और ऊंचाई की भिन्नता होने के कारण, कैप्सूल और ISS में पूरी कक्षा के चक्कर लगाने की गति में भिन्नता होने के कारण 28 घंटे का टाइम लगा। पूछ सकते हैं कि भैया अभी हाल में एक्सियम 4 गया तो कितने घंटे लगे, 28 घंटे, जो ISS पर पहुंचा है। सो ये आंसर है। 57, मोदी जी ने हाल ही में अर्जेंटीना की यात्रा की, भारत और अर्जेंटीना संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहे हैं। ये बी, अर्जेंटीना का लिथियम भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ज्यादा मोहब्बत के साथ काम कर रहे हैं अर्जेंटीना के साथ। मोदी जी 57 वर्षों की यात्रा के साथ गए थे, पहली बार अर्जेंटीना की बायलैटरल ट्रेड थी। हाल ही में समाचारों में रहा, करियाचल्ली द्वीप किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी में है, तमिलनाडु में। करियाचल्ली द्वीप तमिलनाडु सरकार ने डूबता हुआ द्वीप है ये करियाचल्ली, इसको बचाने के लिए पहल शुरू की है। और मैं एक और बात बता दूं, ये मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में स्थित है, सॉरी बे ऑफ मन्नार, कहां पर, सॉरी गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में। 59 पे बात करेंगे। 59, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्वोत्तर के राज्य में जो कि यूनेस्को WHS वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में विश्व धरोहर स्थल में भी है, यह कंचनजंगा जो सिक्किम है, कहां पर है, सिक्किम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बात करेंगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, दैट इज कॉल्ड टॉकिंग अबाउट BEE, ये क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसके संदर्भ में विचार करना है। क्या है, यह एक सांविधिक निकाय, इंग्लिश में आ जाओ, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस, यह ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक जारी करती है, रिलीज एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट। इको निवास पोर्टल द्वारा, इसके द्वारा ही विकसित किया गया था। कौन सा कथन सत्य है, तीनों सत्य है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में लाया, 2001, उसके उपबंध के अंतर्गत 1 मार्च 2002 को यह एक सांविधिक निकाय बना, कौन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ये 97 मानकों पर आधारित होता है, ये समझ रहे आप। और वहीं 2018 में रिहायशी इलाकों में उन्होंने क्या, इको निवास वो लॉन्च किया था दोस्तों। तीनों सही है, आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, नाइट्रोजन की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे अपने एटमॉस्फेयर में। देखो, नाइट्रोजन की अधिकता होगी, यानी कि एक्सेस नाइट्रोजन का बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नंबर 1 प्रबल हरित गृह प्रभाव देखने को मिलेगा, ओजोन क्षय होगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, तीनों सही है, डी इज राइट आंसर। और क्या क्या हो सकता है मैं बता दूं, प्रबल हरित गृह प्रभाव के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक खतरनाक हो जाएगी, और भैया ग्रीन हाउस गैस खतरनाक हो जाएगी। ओजोन क्षय, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसमें ये ओजोन को क्षय करती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, थायराइड ग्रंथि उसकी कम कार्यात्मक, यानी कि थायराइड ग्रंथि की कम एक्टिविटी होगी। खाद उत्पादकता, क्योंकि नाइट्रोजन इज वेरी इंपोर्टेंट इन यूरिया, और यूरिया इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द गेहूं, हाँ खेतों में, समझ गए, समझदार हो। तो खाद उत्पादकता, जो प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर ये N2O बढ़ गया, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड बढ़ गया, तो एसिड रेन किससे होता है, अम्ल वर्षा, स्मॉग का निर्माण होगा। सबसे बड़ी बात, ग्राउंड वाटर दूषित हो जाएगा। इतनी कहानियां मेंस में भी लिख देना, यूपीपीसीएस मेंस में, यूपीएससी के मेंस में भी उड़ा दो। चलो 62 पे आ जाओ, राज्य और केंद्र शासित तथा द्वीप समूह सभी की बात करें तो भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा निम्नलिखित में से किसकी है, ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगर खाली स्टेट की बात करें तो गुजरात है, समझ रहे आप। चलो पॉइंट पे आते हैं। अगर हम बात करें तो जो अंडमान निकोबार है, टोटल तो अब इस समय 12,000 के आसपास पहुंच गया, लेकिन डाटा ये लेटेस्ट है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो कम से कम 2200, 2300, 2400 पहुंच गई है। और वहीं गुजरात की बात करें तो वो करीब 1400 नहीं 1800 के आसपास है।
आंध्रा की 1200, नया डेटा है ये। तो गुजरात हो गया वैसे स्टेट में, और वैसे टोटल अंडमान है। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 29 डिग्री मान लो, 30 डिग्री है वैसे तो, ठीक है 29 डिग्री, क्योंकि वो भैया देशांतरीय विस्तार की बात करें, यहां समझ लो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट में, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, तो इनके बीच में 30 डिग्री यानी 29 डिग्री के अंदर है। इतना दिमाग लगा लेंगे आप। चलो 64 पे आ जाओ। स्थानों पर विचार करना, न्योमा, कारगिल, तवांग, सिलचर भारत चीन सीमा के समीप स्थित है। इंडो चीन सीमा की बात हो रही है। कौन कौन से हैं? न्योमा, यस, कारगिल नहीं है, कारगिल इधर पाकिस्तान वाला। तवांग, यस, ये अरुणाचल में। 1 और 3 सिलचर असम में है, सो सिलचर नहीं है। न्योमा लद्दाख में है, याद रखना। तवांग अरुणाचल में, भारत चीन सीमा के स्थित है। भारत कारगिल पाकिस्तान के पास, मैंने बताया था, चीन सीमा पर नहीं है, गुस्सा मत दिलाओ। सिलचर में याद रखो हमेशा। सिलचर कहाँ है? बेपोर बांग्ला, ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान नहीं यार, पहले था अब नहीं है, अब तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश, आमार सामार बांग्ला। चलो भारत में दक्षिण पश्चिम, अब ज्योग्राफी में एंटर करना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन और वापसी के संदर्भ में विचार करना है। मुख्य भूमि पर मानसून का प्रथम आगमन केरल में होता है 1 से 15 जून, ये सबसे जरूरी बात थी। दूसरा, मानसून की वापसी सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान से होती है। अच्छा, वेस्ट राजस्थान, सही बात है। मानसून की वापसी के दौरान उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा आगमन काल से अधिक होती है। सत्य पूछ रहे हैं, गलत है। वापसी में कैसे ज्यादा हुई यार, ये तो कमाल कर दियो, गलत है। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। देखो दक्षिण पश्चिम मानसून, जो मैं बात करूं ऐसे करके, एक बार मैप बनाता हूं, अरे यार मैप तो सही बना लूं, ऐसे करके, गॉट माय पॉइंट। ऐसे, ये केरल यहां से एंट्री करेगा। ये साउथ वेस्ट मानसून यहां से एंटर करता है 1 से 15 जून, केवल बिंदु केरल ही है जहां आगमन होता है। मानसून वापस हुआ पश्चिमी राजस्थान, यहाँ राजस्थान है पश्चिमी, तो ये वाला पड़ेगा पश्चिमी राजस्थान, यहां से निकल जाता है वापसी में। और वापसी के दौरान वर्षा की मात्रा कम होती है, ना कि ज्यादा, ये बात सत्य है। दूसरी बात, उत्तर भारत में वर्षा ज्यादा कैसे होगी? नहीं, कम। अधिक काटो, काट दिया, आंसर इज ए। भारत में दक्कन ट्रैप, वेरी इंपोर्टेंट। भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूवैज्ञानिक, किस जियोलॉजिकल एरा में हुआ? ये हुआ दोस्तों क्रेटेशियस, ये पढ़ा भी आपने, एनसीईआरटी में गिवन है। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 6 पॉइंट, ये 6 नहीं लिखा जा रहा है यार कई सालों से, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रेटेशियस युग में विशाल ज्वालामुखी वोल्केनिक विस्फोट हुए और दक्कन ट्रैप बन गया, उसका लावा फैला। उसके लावा के फैलने से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और जितने भी छत्तीसगढ़ वगैरह, आंध्रा वगैरह, कर्नाटक का प्लेटू भी इसमें ही आ गया, हल्का हल्का बन गया क्रेटेशियस। 67 में आओ। भारत में चकमा और हाजोंग जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में शरणार्थी के रूप में, किस राज्य में एज ए रिफ्यूजी रहती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग जनजातियां मूलतः चिटगांव पहाड़ी है, और चिटगांव पहाड़ी कहां पर है? ये पहाड़ी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के पास, ठीक है। तो अरुणाचल से विस्थापित होकर आई है, कहां से? बांग्लादेश से। चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश से विस्थापित हुई है, माइग्रेट हुई है, और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में रह रही है। 68, मानस नदी सुबनसिरी नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ियां अवस्थित हैं? वेरी इंपोर्टेंट, कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ियां अवस्थित हैं? यह है डफला और मिरी। ऐसे करके आप देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप बना दे रहा हूं भैया। यहाँ मानस नदी, यार मैप भी ऐसा गोल गोल हो गया, ये मानस नदी और सुबन, यहाँ डफला मिरी, ठीक है, मिरी और इधर डफला, इनके बीच में ये बहती हैं। तो डफला एंड मिरी, आंसर इज 1 और 2। मानस नदी यहाँ से ब्रह्मपुत्र मिलती है, यहाँ सुबनसिरी भी मिल जाती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है, समझ रहे हैं? यहाँ मानस और ये मानस और सुबनसिरी, मानस असम से निकलती है, असम से नहीं, ऊपर से निकलती है। तो आंसर है डफला एंड मिरी, यानी कि 1 और 2। देखो मानस नदी भूटान से असम में प्रवेश करती है, मैंने बताया ना, इंडिया में असम में, लेकिन भूटान से असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। वही सुबनसिरी ये तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में करती है, कहां से? तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो वहां पर नागा पहाड़ियां देखेंगे, डफला और मिरी पहाड़ियां इन नदी बेसिन के बीच में अवस्थित है। गॉट माय पॉइंट? चलिए कोशिश कर रहा हूं मैं आप तक अच्छी बात पहुंचे। 69, सुमेलित करना है दर्रा और संबंधित नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्रे से आता है क्वेश्चन और दर्रा कर देगा आपको खुद दर्रा। चलो डी पे आ जाओ। क्या? सिपकिला दोस्तों हिमाचल में है और इसके आसपास से निकलती है सतलज नदी, सही है।
नाथुला सिक्किम में और इससे निकलती है चुम्बी नदी। जेलबला भी सिक्किम में और इससे निकलती है तीस्ता नदी। तीनों ही सही है, डी और आंसर 75। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने का क्या परिणाम संभावित नहीं है? भारत रुपए की मजबूती ये संभावित नहीं है। अब देख रहे हैं भारत का रुपया कमजोर होता जा रहा है, 90+ पहुंच गया भैया। बाकी के सारे टैरिफ लगाने से परिणाम संभावित है। नंबर 1, अमेरिका को भारतीय निर्यात में कमी होगी, अमेरिकी उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ और भारत अमेरिकी व्यापार संतुलन में बदलाव हो जाएगा, पर रुपया कमजोर होगा, मजबूत नहीं। 71 पे आ जाते हैं। क्या? वित्तीय स्थिरता बोर्ड जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता को देखता है, निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ संबंध है? यह G20। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी कि FSB की बात कर रहा हूं मैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की स्थापना 2009 में, याद रखना 2009 में लंदन में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। इनका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, नियामक ढांचे का समन्वय करना और फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है उससे रोकथाम करना। समझ गए? आंसर इज ए। 72 पाएंगे। इकोनॉमी में एंटर हो गए आप। पूंजी संरक्षण बफर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर, CCB। पूंजी संरक्षण बफर बेसल थर्ड मानकों का हिस्सा है दोस्तों। सो आंसर है बैंकिंग प्रणाली से, एज आंसर। 73 पाएंगे। क्या 73? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय तिमाही रोजगार सर्वेक्षण करता है? तिमाही रोजगार सर्वेक्षण कौन सा करता है? श्रम ब्यूरो। यहां से क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, लेबर ब्यूरो। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण दैट इज कॉल्ड क्या है? क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, QS। श्रम ब्यूरो द्वारा, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा संगठित क्षेत्र के रोजगार के रुझानों के लिए जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। चलिए, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इन्फ्लेशन टारगेट भारत के किसके अधीन लागू किया गया? यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग भारत में किसके अधीन लागू किए गए थे दोस्तों? यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है 2016 से RBI मुद्रास्फीति के टारगेट को लागू करता है 2016 से, ये याद रखना, RBI करता है। 75। स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को व्यक्त करता है? स्टैगफ्लेशन करता है स्थिर या शून्य वृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति होना। स्टैगफ्लेशन दोस्तों वह स्थिति है जिसमें आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। लेकिन मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन में क्या है? यह आर्थिक वृद्धि बढ़ती रहती है और यह अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक स्थिति है, क्योंकि इसमें रोजगार और क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन दोनों घटते हैं, जो कि आजकल देखने को मिल रहा है। तो उसके क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। 76। FRBM एक्ट राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संदर्भ में विचार करना है। यूके में उत्तराखंड PCS प्री पेपर में क्वेश्चन आया है। FRBM एक्ट, सॉरी, जिसे बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। डेट याद रखना, 2003। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस पर चर्चा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था वित्तीय अनुशासन स्थापित करना और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना। कथन सत्य है। इसमें मौद्रिक नीति को सीधे नियंत्रित करने का प्रावधान है? नहीं, यह मौद्रिक नीति को नियंत्रित नहीं करता, यह RBI का कार्य है। मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना RBI की मॉनेटरी पॉलिसी MPC का काम है। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के समान रूप से लागू होता है। यह भैया केंद्र का अधिनियम है, राज्यों पर लागू होने का कोई महत्व नहीं है। राज्यों ने इसके आधार पर अपने अपने कानून बना रखे हैं, इसलिए ये गलत है। FRBM एक्ट इज ओनली टॉकिंग अबाउट सेंटर, सो आंसर इज ए। 2003 में आंसर याद रखना, आंसर इज ए। 77 पाएंगे। मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई के विभिन्न घटकों की बातें करेंगे। क्या है? M1 को संकुचित मुद्रा यानी कि नैरो मनी कहा जाता है। M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं, व्यापक मुद्रा। भारत में M4 का निर्धारण केवल RBI की बैलेंस शीट पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो सत्य है, बाकी का तीसरा वाला असत्य है। क्योंकि M4 दोस्तों RBI डाकघर जमा भी शामिल होता है, केवल RBI बैलेंस शीट पर आधारित नहीं होता। ये डाकघर पोस्ट ऑफिस में जमा शामिल पर भी कहते हैं। बट M3 क्या है? ये ब्रॉड मनी है। M1 क्या है? नैरो मनी। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पे बात करें। आपको फोटोस्टेट लेना तो भावेश फोटोस्टेट से आकर ले सकते हैं।
समझ रहे हैं आप, ये इनका नंबर भी है। चलो 78, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है? गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में। 102, ए पर 2। दूसरा क्या है? गाजियाबाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ज्यादा है भैया वहां, तो 2 1, जिसमें 2 1 है उसको एलिमिनेट कर लो, नीचे आ जाओ, इनमें ही बचा भाई। सीतापुर क्या कह रहा है? सीतापुर में दोस्तों क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाले लोग हैं, तो ये आ गया 3, तो 2 1 3 नहीं, 2 1 4 3, सी इज योर आंसर। और जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, समझ गए होंगे, आंसर इज सी। नेक्स्ट 79, भारत की जनगणना के अनुसार 5000 से 9999 की जनसंख्या वाले शहर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यह सी, श्रेणी नंबर 5। भारत की जनसंख्या की बात करें तो श्रेणी 5 में 5000 से 9999 की जनसंख्या वाले शहर आते हैं, जबकि शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। जबकि श्रेणी 6 शहरों में, जो छठी श्रेणी है ये वाली है, इसमें दोस्तों जनसंख्या 5000 से कम है। समझ रहे हैं, ये सब छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, याद रखना। 80 पे आओ, ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? यह ब्रह्मपुत्र पर। ढोला सादिया पुल दोस्तों इसे भूपेन हजारिका सेतु के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह भारत का सबसे लंबा पुल है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो ढोला और सादिया के गांव को जोड़ता है। इस पुल का उद्घाटन मोदी जी ने, याद रखना, 26 मई 2017 को किया। और इस पुल की लंबाई दोस्तों 9.15 किलोमीटर, 5.7 मील के आसपास है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ आ गए। एंडीज पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में फैली है? तो एंडीज ब्राजील में, वैसे तो अर्जेंटीना में भी है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यह दोस्तों वेनेजुला से लेकर, कहां से? वेनेजुला से लेकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया इधर पड़ता है, चिली और अर्जेंटीना तक फैली है। ये कह रहे हैं किस देश में नहीं फैली है? तो यह ब्राजील। समझ गए होंगे आप बात। 82 पे आएंगे, विचार करना है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम युगांडा से होता है। किससे होता है? युगांडा से। यार मामला यही मात है क्या? इसका जो है उद्गम युगांडा से नहीं बल्कि विक्टोरिया झील से होता है। और विक्टोरिया झील कहां पर है? ये तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देशों में बहती है। और विक्टोरिया झील नील नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आती है। और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सा कथन सत्य है? बी, क्योंकि कांगो जो है इक्वेटर को 2 बार पार करती है, कांगो नदी। समझ गया आप, सो आंसर इज बी। 83 पे आ जाओ। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। उपरोक्त में से किन देशों की राजधानी से डैन्यूब नदी होकर गुजरती है? तो डैन्यूब नदी किधर से गुजरती है? ये ऑस्ट्रिया और हंगरी। केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 है दोस्तों। डैन्यूब नदी, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, पोलैंड से नहीं आती है। डैन्यूब नदी 4 राजधानी शहरों से गुजरती है, याद रखना। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नंबर 2 है ब्रातिस्लाविया, ब्रातिस्लाविया यो स्लोवाकिया की राजधानी है। नंबर 3 है बुडापेस्ट, जो हंगरी की राजधानी है। नंबर 4 है बेलग्रेड, जो सर्बिया की राजधानी है। याद रखना, 4 राजधानी शहरों से गुजरती है ये डैन्यूब, पोलैंड नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे। अरल सागर निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, बी आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 85 पे। देश और खनिज संसाधन की समृद्ध के संदर्भ में कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? बोत्सवाना में हीरा मिलता है, चिली में लिथियम है, इंडोनेशिया में निकेल है। सुमेलित पूछ रहे हैं, डी, तीनों ही सुमेलित है। देखो, बोत्सवाना विश्व का प्रमुख हीरा उत्पादक देशों में से है, जहां ज्वानिंग और ओरप्पा जैसी खदानें, याद रखना, ये बोत्सवाना में कौन सी? ये ज्वानिंग, NENG, ज्वानिंग, और दूसरी है ओरप्पा। ये खदानें कहां पर है? बोत्सवाना में, जो हीरे के लिए जानी जाती हैं। वहीं चिली में बात करें, चिली में दोस्तों बात करेंगे, चिली जहां लिथियम पाया जाता है, वहां पर त्रिकोणीय श्रृंखला है। त्रिकोणीय एक क्या है? ट्राइएंगल है लिथियम का, जिसे चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया में, ABC कहते हैं ऐसे वैसे, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, जहां पर लिथियम ट्रायंगल पाया जाता है, ये उसका हिस्सा है। चिली के सालार दे अटाकामा विश्व में सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। वहां पर सलार नाम है उसका, सलार जो पिक्चर है वो वाली सलार नहीं, ये सलार दे अटाकामा। नेक्स्ट बात करेंगे निकेल। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा निकेल उत्पादक देश है, याद रखना। यहाँ के 2 आइलैंड है, नाम है सुना होगा, सुलावेसी और मालुकू। ये आइलैंड है जहां पर बड़े पैमाने पर
निकल की माइनिंग होती है। सो डी आंसर है, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया। 86 में आओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है दोस्तों? डेड सी समुद्र तल से नीचे स्थित है और विश्व की सबसे खारे जल राशियों में से एक है। सही है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। सही है। असत्य पूछ रहे हैं, नीदर वन नॉर टू, दोनों ही सत्य हैं, असत्य नहीं है। देखो डेड सी लगभग 430 मीटर नीचे है और अत्यधिक लवणीय है, यानी कि कैसा है, बहुत ही ज्यादा सलाइन है। बैकाल झील जो है रूस में स्थित है, लगभग 1642 मीटर, 1642 1642 मीटर नीचे है। ये बैकाल का मामला। बेकाल ले जाएगी बेकाल। चलो, चीकता चालीसा 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच तेज पवनों को कहते हैं। ठीक है। यह पवनें मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। सत्य पूछ रहा है, ए सत्य है। ये पवनें दोस्तों चीकता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी नहीं दक्षिणी, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है ना, वहां पर बहुत ज्यादा प्लेन एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा लैंड एरिया है, वहां पे लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा जो समुद्र है वो दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में चीकता चालीसा और ये तेज पवनें पाई जाती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं, उत्तरी में नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में विशाल जलराशि और कम भूमि क्षेत्र है, जो मैं आपको बता रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखो भाई, मैं गलत नहीं बोलता हूं। चलो 88 पे आ जाओ। क्या है? टेक्टोनिक प्लेटों की गति का कारण मेंटल के भीतर होने वाली संवहन धारा, कन्वेक्शन करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि मेंटल से नीचे से ऐसे निकल के आ रहा है, कन्वेक्शन करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अफ्रीकी रिफ्ट वैली, आपने देखा होगा कि स्प्लिट ऑफ अफ्रीका हो रहा है इस समय। अफ्रीकी रिफ्ट वैली महाद्वीपीय क्रस्ट के खिंचाव का उदाहरण है। अफ्रीकी की जो रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज द पार्ट ऑफ द डाइवर्जेंट बाउंड्री। कौन से कथन सत्य हैं? बोथ। आपने अभी सुना होगा अफ्रीका जो है स्प्लिट हो रहा है, ये रीजन है भाई। रेडियो एक्टिव डिके होता है मेटल के भीतर, मेंटल के भीतर। ठीक है। चलो 89 पे आ जाओ। मानसूनी पवनें स्थानीय हवाओं को वैश्विक रूप है। मानसूनी पवनें स्थानीय हवाओं का वैश्विक रूप है, जो मौसमी दबाव परिवर्तन के कारण बनती है। अल नीनो की स्थिति में पूर्वी प्रशांत महासागर में, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। कौन सा कथन सत्य है? सी। 1 और 2 बोथ आर राइट दोस्तों। देखो मैं बता दूं, मानसूनी पवनें ये केवल स्थानीय, इसका आंसर देखो पहले सी है 89 का। ये केवल स्थानीय हवाएं नहीं होती, बल्कि ये वैश्विक मौसमी हवाएं, ग्लोबल फॉर्म ऑफ लोकल विंड होती है। ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब जो इक्वेटर पर बनता है, जो 0 डिग्री पर है, वहां लो प्रेशर एरिया होता है, और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, उसके बीच बनने वाली मौसमी दबाव अंतर, उनके प्रेशर में जो अंतर है, और समुद्र स्थल के भिन्न भिन्न ऊष्मा गुणों के कारण उत्पन्न होती है। वहीं अल नीनो की घटना की बात करें, ये सामान्यतः ठंडा रहने वाला पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, आपने देखा होगा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, जहां पेरू और इक्वाडोर के तटवर्ती कोस्टल इलाके हैं, वहां अल नीनो की स्थिति में गर्म हो जाते हैं, और समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाने के कारण वैश्विक पवन चक्रण और वर्षा पैटर्न प्रभावित होता है। यही रीजन है मेन। ठीक है। अब आते हैं 90 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है? अटलांटिक में, ठीक है, जैसे इधर अगर हम बात करें, अटलांटिक महासागर में कांगो भी गिरती है, ठीक है, जाम्बेजी, अमेजन, तीनों ही गिर रही हैं। तो आंसर इज डी, 90 का डी। देखो जो जाम्बेजी नदी है, मैं बात करूं पहले कांगो की। कांगो नदी अफ्रीका की नदी है, जो पश्चिमी तट से, अपने पश्चिमी तट से इधर से अटलांटिक महासागर में गिरती है। क्योंकि ये देखो ऐसे करके ना, ऐसे, ये ऐसे अफ्रीका है ना, इधर जाम्बेजी नदी गिरती है, ये इधर अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक। थोड़ा गलत बनना, देख लेना, समझ लेना प्यार से। तो ये पश्चिमी तट से अटलांटिक महासागर में गिर रही है, कौन सी? कांगो नदी। फिर बात करेंगे जाम्बेजी नदी की। तो जो जाम्बेजी नदी है वो भी अफ्रीका की है, ये भी अटलांटिक महासागर में गिर दिया। फिर बात करेंगे अमेजन नदी की। अमेजन दक्षिण अमेरिका की, यहाँ पर है ये अमेजन, यहाँ से गिरती है, ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। समझ रहे हैं? नाइजर भी वही पश्चिम अफ्रीका से होकर अटलांटिक में गिरती है। तो 4 नदियां मैंने बताई, कांगो, समझ रहे हैं आप, जाम्बेजी, अमेजन और नाइजर, ये चारों नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, भूलना मत। सो आंसर इज डी, 91 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय शहर नहीं है? कौन सा नहीं है? आदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। ये कोई इनलैंड शहर है, ना कि समुद्र तट पर नहीं है, ये इनलैंड है, मतलब उस कंट्री के अंदर है, किसी भी कोस्टल एरिया में नहीं है। ऐसी बात करें त्रिपोली, ये लीबिया की राजधानी त्रिपोली, जो मेडिटेरियन सी पर ऊपर की साइड में, मेडिटेरियन सी है यहाँ पर है,
और यहाँ लीबिया है और यहाँ त्रिपोली है, ऐसे यहाँ ऊपर इधर है यूरोप, ठीक है। वही मोगादिशु, मोगादिशु जो है कहां पर है, इस सोमालिया की राजधानी, ये ऐसे करके है, ये हिंद महासागर की तरफ है, इंडियन ओशन में इधर। वही डकार ये सेनेगल की राजधानी है जो अटलांटिक महासागर के तट पर है। डकार का सेनेगल, वेस्ट अफ्रीका, दैट इज सेनेगल। चलिए, तो आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है जो कोस्टल शहर नहीं है, थोड़ा डीप में जाने की जरूरत है मैपिंग में। 92। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, जिसके कारण सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और प्रतीत होता है, सही है। पृथ्वी का घूर्णन उसकी धुरी के झुकाव एक्सल टिल्ट से स्वतंत्र है, गलत है। कौन सा सत्य है, केवल एक, सेकंड गलत। पृथ्वी का घूर्णन धुरी के झुकाव 23 डिग्री 23.5 डिग्री से प्रभावित होता है, क्योंकि टिल्ट ही ऋतुओं और दिन रात की लंबाई में अंतर लाता है। चलो 93 पे आ जाओ, कथनों पर विचार करो। भूमध्य रेखा पर प्राप्त कुल सूर्य तप की मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा का लगभग 10 गुना है। भाई 10 गुना नहीं है, ये अंतर गलत है। दूसरा, अवरक्त तरंगें मुख्यतः जल वाष्प द्वारा अवशोषित होती हैं, जो निचले वायुमंडल में केंद्रित होती हैं। कथन सत्य पूछ रहे हैं, सो बी इज राइट आंसर। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा पर सौर विकिरण जो है ध्रुवों की तुलना में, देखो ऐसे करके देखो, यहाँ पोल्स है, ध्रुव है, यहाँ इक्वेटर है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। विकिरण जो है ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो विकिरण, जो सौर विकिरण, सन की लाइट है, यहाँ ज्यादा होती है, लेकिन ये अंतर 10 गुना नहीं है, अंतर 10 गुना नहीं है, बाकी का ये ज्यादा है। यहाँ पर जो है सोलर लाइट ज्यादा है। भूमध्य रेखा पर औसत वार्षिक सूर्य ताप माने तो 2 से 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स है, ना कि 10 गुना, ये गलत है आंकड़ा। दूसरा, पृथ्वी से जो उत्सर्जित अवरक्त किरण है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ना, जो इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, वो वायुमंडल से गुजरते समय मुख्यतः जो वाटर वेपर है, जलवाष्प, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मिटा दूं क्या, जो क्या है, H2O है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ये दोनों क्या करते हैं, इस इंफ्रारेड को पकड़ लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि जलवाष्प का जो अधिकतम संकेंद्रण होता है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा होती है, कहां पर, ट्रोपोस्फीयर में, क्षोमंडल में, और यही एक मंडल है जहां पर वायुमंडल ज्यादा हमारा रहता है, इसलिए यहाँ अवशोषण निचले वायुमंडल में अधिक होता है। ये बात मेन थी, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश यही कर रहा था एक्सप्लेन करने की। आंसर बी है, ये 2 से 2.5 गुना है, 10 गुना नहीं है। ये आंकड़े गलत बता देते हैं कभी बार। चलिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा लद्दाख द्वीप, लद्दाख आइलैंड कहां अवस्थित है, फारस की खाड़ी में। लद्दाख द्वीप दोस्तों ईरान के तट के समीप फारस की खाड़ी में स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में स्थित है। यह स्ट्रेटेजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार्मुज स्टेट से होकर विश्व का लगभग, याद रखना यह आएगा, फारस की खाड़ी से लगभग विश्व का, वर्ल्ड का, ग्लोबली 20% ऑयल ट्रेड होता है, तेल व्यापार इसी से होता है, 20% फारस की खाड़ी से। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्ल रिवर डेल्टा में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है, वेरी इंपोर्टेंट। पर्ल रिवर डेल्टा, ये वैसे तो मैं बता दूं, ये चाइना में है। पर्ल रिवर डेल्टा, ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाऊ, तीनों है। 1 2 3, मकाऊ थोड़ा अच्छा जगह है, घूमने लायक है, जा सकते हो, मैं कभी नहीं गया। पर्ल रिवर डेल्टा जो है चीन का सबसे इंडस्ट्रियल और बहुत ही ज्यादा अर्बनाइज क्षेत्र है। इसमें ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाऊ शामिल है। भैया इसे वर्ल्ड की फैक्ट्री भी कहते हैं, पूर्व पर्ल रिवर डेल्टा को। अब आ जाओ एनवायरमेंट पे। 96, UNFCCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? यह एक जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन है, और यह कन्वेंशन 21 मार्च 1994 से कार्य करना शुरू किया था। कौन सा सही है? बोथ, सी राइट आंसर, सही है। 1992 में रियो अर्थ समिट हुई दोस्तों, UNCD वाली, जो 21 मार्च 1994 से लागू हुई थी। बात सही है, सी इज आंसर। ठीक है, दिन में सोना नहीं है भाई, दिन में मेहनत करनी है, रात है सोने के लिए, दिन है अपना खोने के लिए। ठीक है, 97 पाएंगे। निम्नलिखित में से किन की उत्पत्ति पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCD के द्वारा हुई है? कौन सा दोस्तों? देखो UNCD की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन डेवलपमेंट पे बात हो रही है। चलो, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, CBD यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और CCD यानी UNCCD मरुस्थलीय को रोकने हेतु कन्वेंशन। तीनों ही सही है, डी इज आंसर।
ये 94 में हुआ, ऐसे देखना। और वो जैव विविधता पर है, यूएनसीसीडी मस्टल पर है, वो जलवायु परिवर्तन पर है, कई बार मैं बता चुका हूँ। 98 देखो, सर्वप्रथम विश्व के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर संबंधी मुद्दों पर ध्यान जाने के बाद किस वर्ष स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस यानी कि द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट का आयोजन हुआ? ये हुआ 1975 में। यूनाइटेड नेशंस कब हुई? 1975 में। आयोजन तो हुआ था 1972 में, 1972 में, लेकिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है इसे, समझ रहे आप? तो 90 जो हुआ वो 1972 में हुआ, बट ठीक है 1972 में हुआ आयोजन। यार 72 में हुआ, सी 75 गलत है, सो आंसर इज सी। मैं गलती कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा सही है? एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 1999 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी। देखो कह रहे हैं कौन सा सही है, दोनों ही गलत है, ना तो एक ना ही दो, नीदर वन और टू। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में नहीं, कहां पाया था? नेपाल से लेके भूटान में पाया जाता है। और गैंडा परियोजना दोस्तों 1987 में, 1999 में, 1987 में शुरू हुई थी। इस बात पे भी विचार विमर्श किया जाए। सो नीदर वन नॉट टू। 100 निम्नलिखित में से किसके सदस्य हेतु सेव नामक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? देखो इंपोर्टेंट है इसलिए, सेविंग, सेव का मतलब सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन। तो ये आपको पता चल गया गिद्धों को संरक्षण को लेकर, क्योंकि भारत में डिक्लोफेनाक दवा के कारण गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, आप देख रहे होंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां अवस्थित है? देहरादून में। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड WII, 1982 में हुई इसकी स्थापना। कहां? उत्तराखंड, देहरादून में। चलो, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो आंसर करना, सी इज योर आंसर। बचपन डे केयर सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? इनके अंतर्गत सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक हस्तक्षेप, देखभाल, शिक्षा और सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। सही है। वर्तमान में ये बचपन डे केयर सेंटर 25 जिलों में संचालित हो रहे हैं। कौन सा कथन सत्य है? सी। 1 और 2 दोनों सत्य दोस्तों। 104 हाल ही में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता किस देश की है दोस्तों? कौन से देश की है ये आपकी थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा मूल गंधकुटी विहार कहां अवस्थित है? यह उत्तर प्रदेश में। हाल ही में बुद्ध के पवित्र अवशेषों को जानने के लिए राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया, वहां उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। ये मूल कुंदकुटी कहां पर है? सारनाथ में। सारनाथ में स्थित मूल कुंदकुटी बिहार से संबंधित है। यह बिहार महाबोधि सोसाइटी द्वारा संचालित है, जिसकी स्थापना किसने? अंगारिका धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश का शासक था। 106 पाएंगे। 106 विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून 2025 पर नमामि गंगे मिशन के तहत एक विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया गया? किस जिले में आयोजित किया गया? 106 पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बुलंदशहर में, वेरी इंपोर्टेंट, बुलंदशहर में किया गया 5 जून 2025 पर नमामि गंगे, बुलंदशहर, नरोड़ा में। हाल ही में समाचारों में रहा देवरा घाट किस जिले में स्थित है? तो समाचारों में देवरा घाट कहां पर है? सीतापुर में। ईरान द्वारा इजराइल के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? बहुत ही इंपोर्टेंट है। 108 में यह ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग, ईरान ने इजराइल के, तो इजराइल का ऑपरेशन का नाम था, उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। उसने कौन सा चलाया? ये चलाया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सो इज आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? 11 जून। 11 जून 2025 को स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल जी की जयंती मनाई गई। दुधवा टाइगर रिजर्व में तितली सर्वेक्षण के संदर्भ में विचार करना है। क्या है? इस रिजर्व में तितलियों की 180 प्रजातियों का पता चला है। वहीं भारतीय पक्षी संस्थान द्वारा यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। कौन सा कथन सत्य है? सेकंड गलत है, फर्स्ट सत्य है कि भैया यह रिजर्व में तितलियों की 180 प्रजातियों का पता चला है, 180। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट बात करेंगे, 111 पाएंगे। हाल ही में किस देश ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वह वर्ल्ड यानी ICC की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीत लिया। हाल ही में शूटिंग का विश्व कप कहां आयोजित किया गया? हाल ही में शूटिंग वाला विश्व कप म्यूनिख 2025 में, म्यूनिख में क्या पर? निशानबाजी खेल संघ म्यूनिख में, इसमें 4 पदक जीते, 2 गोल्ड इंडिया ने और 2 ब्रोंज, याद रखना।
1113 पे आते 153। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन प्रस्तुत किया है? तो यह दोस्तों कौन सा, ये शहर है लखनऊ। लखनऊ के यूनेस्को क्रिएटिव में 113 पे बात करेंगे, सॉरी 114 पे। अब आगे 114 पे दोस्तों, थोड़ा सा ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। प्रश्न 1 और 2 से अंकित 2 कथन शामिल है, आपको तय करना है कि कथन में दी गई जानकारी पर्याप्त है या अपर्याप्त है। चलो क्या है, 2020 तक राजू की उम्र 26 है। तो राजू प्रत्येक वर्ष 5 मार्च को अपना जन्मदिन मनाता है। राजू ने अपना 12वां जन्मदिन 2006 को मनाया। तो कह रहे हैं यहाँ कौन सा कथन सत्य है? तो केवल कथन सेकंड पर्याप्त है, जिससे आप उसकी जानकारी पता कर सकते हैं। तो बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 बात करेंगे। 115 है, मतलब 15 का मतलब 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, यानी कि मंडे था। 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? देखो, एक सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365, आपको पता है। लेकिन विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 365 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो विषम दिन निकल कर आएंगे 1, क्योंकि आप इसको 7 से करेंगे तो 364 टाइम कट जाएगा। काट के देख लो, ठीक है। 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो बचा 1। मैं बार बार ऐसे रिपीट नहीं करूंगा, छोटी मोटी बातें। तो 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। सोमवार में जोड़ेंगे 1 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा मंगलवार। आंसर आपका मंगलवार। समझ गए होंगे मेरी बात? तो समझदार है। निम्नलिखित सीरीज को पूर्ण करना है। कैसे पूर्ण करेंगे? 2, 9, 28, 65 काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बता दूं, n क्यू प्लस 1 लगाओ। 1 क्यू प्लस 1, 2 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 1, तो 5 क्यू प्लस 1 126 कहीं है? सी जो आंसर। मैथ तो तुम्हारी सही है, आप लोगों की मैथ सही है। हृदय तो मानेंगे रक्त, और फेफड़ा को मानेंगे भैया क्या? वायु। ठीक है, देखो हृदय जो है रक्त कंपन करता है, इसलिए बोल रहा हूँ। सॉरी गाइस, ऐसी बातें नहीं है, थोड़ा हंसी मजाक चलना चाहिए। इरिटेट हो जाते हैं आप भी पढ़ते पढ़ते, मैं समझ सकता हूँ। चलो 118 पे आओ, बहुत बहुत मजाक हो गया। यदि पश्चिम को माने उत्तर पूर्व, देखो ऐसे बना लो, ईस्ट है इधर, वेस्ट है इधर, नॉर्थ है इधर, साउथ इधर। यदि पश्चिम को माने उत्तर पूर्व, मतलब इसको मान रहे हैं हम उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, तो दक्षिण को निम्नलिखित में से किस दिशा से प्रस्तावित किया जाएगा? तो भाई समझ गए होंगे आप, समझदार हैं। क्या है आंसर? हो गया उत्तर पश्चिम, क्योंकि आप इसको उत्तर पश्चिम मानेंगे ना। ऐसे भाई ये वाली को मानने हैं आप, ये तो इस वाली को ये नहीं मानेंगे, उत्तर क्या मानेंगे? पश्चिम। आंसर है जी। अरे बहुत समझदार आप लोग भाई। आई नो वेरी वेल अबाउट योरसेल्फ। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह दोस्तों आगरा में। वेरी इंपोर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड द मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट इज सिचुएटेड एंड लोकेटेड इन आगरा। गॉट माय पॉइंट? अब आप कह रहे हो कवर कर रहे हो, आप पहले फंबल मारे थे। हाँ, मैं इंग्लिश बोल के कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, मुझे इंग्लिश थोड़ी बता दी है। चलो, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? यह कानपुर में। सी इज योर आंसर। सी इज योर आंसर। सो दोस्तों, ये आपके 120 क्वेश्चंस थे जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रहा। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपके लिए ये बेहतर है। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। आरओ एआरओ मेंस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, मिस करने की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। सो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, हमें प्यार दें और हम आप तक ये कंटेंट लेके आते रहें। अब सेकंड टेस्ट की बात करेंगे नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी करा देंगे। टेस्ट नंबर 2 पर हम जल्दी पहुंचने वाले हैं दोस्तों। सो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।